में देख 317 है सम। 317। ठीक है, टूफा। अभी एक नया सम अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ गया टूफा? हाँ टूफा। तू एक्सेल में ये सॉल्व करी या इसमें बुक में सॉल्व कर रही है? मैं जो जैसा भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, देख ले तू, तेरे हिसाब से कर ले। मैं इधर एक्सेल में खोलता हूँ। थोड़ा है। मेरे को ये लाके देना रहा माउस। 317। मैं एक्चुअली एक्सेल में कर सकती हूँ लेकिन मेरा एक्सेल थोड़ा स्लो है। ओके, तुझा लैपटॉप को अपडेट करती है ना? नहीं नहीं, वैसा नहीं, मतलब मैं अच्छा एक्सेल अच्छा। चलाने में स्लो वैसा। अच्छा वैसा। ठीक है। Calculate weighted average cost of capital of Tufa company on a market value basis. ये कौन सा सम नंबर? 317, पेज नंबर 197। टूफा कंपनी। हाँ, और सॉरी, राइट। पेज नंबर 168 में, पेज वाइज। तो तो कॉर्पोरेशन टैक्स का 30%, शेयर मार्केट रेटिंग कंपनीज, इक्विटी, डेट सॉरी, इक्विटी डेट, ordinary share, $12 million of ordinary shares, 3 million of redeemable preference shares। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ordinary shares of Tufa company with nominal value of 0.5 per share, next dividend market price of 7.07 per share, and some dividend market is 10.52। The dividend for the year ending we don't know, 16th, right? Okay. Ending of 17 here. So in the given difference is the dividend that has been paid. तो P के लिए फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, K is equal to B, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इतनी फास्ट है सर इसमें। मैं यूजुअली एक्सेल में ही ये करता हूँ क्योंकि प्रिपरेशन हो जाती है ऑन। प्रैक्टिस होता है ना। अरे मेरा हाँ वही प्रॉब्लम है, मैं एक्सेल में इतना स्लो, मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना और इतना टाइम लग जाता है कि मैं बोर होके बंद कर देती हूँ फिर एक्सेल। सही है, लेकिन बोर मुझे हो गया करना है बंद एक्सेल। करने से। चलो साइन साइन। एक्चुअली मेरे को बहुत आलस आता है वो कैल्सी यूज करने में, इसलिए मैं एक्सेल में करता हूँ क्योंकि सारे कैलकुलेशंस वही करता है। कैलकुलेशन हो जाता है फास्ट। अब मैंने स्टार्टिंग से कैलसी पे किया ना तो मुझे फिर कैलसी इजी पड़ता है। और तेरा एफआर का भी प्रैक्टिस है ना, तो इसलिए तुझे बेटर लगता होगा वो। फार टैक्स मैं एक्सेल ही यूज करता हूँ, मतलब मेरे को वो कैल्सी पसंद ही नहीं है, बस ऐसा है। हम्म। मेरा ओके। 1.70, मैं भी एक्सेल खोल ही लेती हूँ। current year dividend is कितना? Dividend is हम्म।
is 10.32 0.07 जो रिडक्शन बनता है वो 0.45 is the current dividend building growth estimating growth into the root of India dividend current year dividend upon dividend year is low in next one. So current year dividend is equal 2013 it was 0.37 and now it is 0.45 so is equal to 0.45 and 0.37 maybe आता है dividend and years n is equal to n is equal to 17 16 16 to 15 15 to 14 14 to 13 4 years therefore इसका जो value आता है that is this amount 1/4 is therefore national G is equal to this 1 which is 5% growth हो गया 5% का इस केस में dividend is current market price is 9.07 ठीक है dividend is 0.45 EVO is 7.07 G is equal to D plus this into G नंबर ऑफ इयर्स अपन 4 लेंगे ना, 4 लेंगे या 3 लेंगे? 4 4 क्योंकि 17 से कर रहे हैं ना
तो 2017 इज करंट ईयर, एंड तो 2016, 15, 14, 13, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है, उसमें अपन 0.37 लेंगे, राइट? हाँ, मैं पता है कि ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे गिनता हूँ 17 पिछला साल, 16 से पिछला साल हम्म 15, 15 से पिछला साल 14 और 14 से पिछला साल 13। तो चार हो गए, हम्म ऐसे ऐसे मैं गिनता हूँ, तो हाँ, चार एंड नीचे 0.37, क्योंकि वो 0.37 जो लास्ट, डिविडेंड। सबसे लास्ट ईयर है, उसका अपन कैलकुलेट करेंगे, हाँ, राइट? डिविडेंड एंड नंबर ऑफ इयर्स, राइट। ओके, राइट। करंट ईयर का डिविडेंड इज 0.45 divided by 0.37 raised to 1 upon 4 minus n minus 1। अब इसका कैलकुलेशन अपना एक्सेल में हो रहा है ना, वो 1 अपॉन n का फ्रैक्शन में? हाँ, तेरे को फॉर्मूला ये करना पड़ेगा यूज, वो पता है तेरे को? तो मैं ट्राई करती हूँ, आई थिंक सो। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, चाहिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली एक्सेल का फॉर्मूला है, ऐसा मतलब सम की हाँ तो तरह। फिर मुझे, हाँ तो इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, तो डायरेक्ट वैल्यूज डाल के नो वो नो नो, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, यू कैन यूज दिस, हाँ। सी, ऐसा ऐसा कर ले। मेरा स्क्रीन हम्म तेरे को ये दिख रहा है ना? हाँ, अभी खोला मैंने। हाँ, तो यहाँ पे तू, यहाँ तक तू आ गई होगी, मुझे लगता है। तो यहाँ पे जी हाँ, ढूंढना है ना एस्टिमेटिंग खाली। को। हाँ। तो तेरे को यहाँ पे ऐसे डालना है, इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट ओपन, हम्म देन ये वाला फिगर जो तेरे को मिला रहेगा तेरे सेकंड स्टेप में, और हम्म देन कॉमा, देन ये देख यहाँ पे हम्म तेरे को ये ऐसा आ रहा होगा, नंबर कॉमा द पावर, तो पावर इज 1/4। तो तेरे को तेरा ओके जी मिल जाएगा, या जो भी ऐसा, हाँ। ओके ओके ओके, अच्छा, ओके। जैसे ठीक भी है। सही लगे तेरा को। हाँ। Then last में मिलता है यहाँ पे k is this plus the 5%, 12% का k मेरे को मिलता है। तो लास्ट में दिस इज माय k, second is kd, then differential nominal value of an dividend multiplied by 0.31, okay। kp ढूंढना है, kp c1 dividend nominal value of 0.5, डिविडेंड तो चलो ठीक है, ये वाला kp के लिए भी करना है। नोट्स और मार्केट वैल्यू ठीक है, 5 मिलियन का प्राइस तो आ जाएगा, kp का इशू है ना, तो मार्केट प्राइस नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.5। और तो कुछ बोला नहीं गया डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में। नहीं, तो शेयर कैपिटल जो फेयर में ओके है, डिविडेंड उसको हम्म, 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 एक 3 तो आ गया समझ में। फिर पीओ है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक, वो इक्विटी का ही रहेगा। सो केपी के केस में केपी इज इक्वल टू डीओ अपॉन पीओ। सो डीओ इन केस ऑफ ईपी विल बी 0.31 and PO around considering it to be 7, सेम कंसिडर करके चलो। तेरे को के ई आ गया तो बोला। हाँ, मेरे को केई आया, लेकिन मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया तो मुझे 11.68% आ रहा है।
हाँ तो इन एक्चुअली कैसा पता है क्या, अगर तू 11.68 ना, हाँ। तो इफ यू ऐड दिस वट एवर 5% विद दिस, तो तुझे हाँ हम्म। 11.68 ही आता है। तो बेसिकली जब अपन नीचे मल्टीप्लाई ये करेंगे ना मार्केट हाँ, वैल्यू के साथ, हाँ तो उधर भी 11.68 ही आएगा। इधर उधर 12% नहीं करेगा कैच, या जो भी तेरे को नहीं ना। जैसे। हाँ देख, जो तेरे को तेरा वो जी ऐड करने से पहले का जो वैल्यू मिला है ना, हाँ, अगर वो तेरा 0.0668 है ना, तो वो 11.68 कैच करेगा, या जो भी है वो 11.51 या पर मैं तुझे बता देती हूँ 11.72। एक सेकंड ना, 0.707, तो हाँ 0.06683 आ रहा है। 0.066832, हाँ बराबर सेम हाँ, मेरे को राइट। भी। प्लस अगर 0.05 करती हूँ मैं तो 11.68 को बराबर। तो अब उसको मैं राउंड ऑफ करूँ या नहीं करूँ? किसको? ये 11.68 को। वो एक्चुअली ही तेरा देख 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 लेगा ना, मुझे लगता है कि जो अपना एसीसीए का है ना, उधर वहां पे हाँ। 11.68 ही की ये कैच करेगा। यहाँ पे अपना नॉर्मल एक्सेल खाली 12% कैच कर रहा है। वहां पे अच्छा, इट बी ओके। प्रिटी एक्यूरेट या। अब ओके, तू ओके, खाली फाइन। केपी पे आएगी तो मेरे को बता, क्योंकि मेरे को मेरा केपी हाँ, मैंने कुछ गलत ही भलता ही ऐसा अज्यूम करके गया हूँ मैं आगे। तू देख ले। अभी अभी मैं केपी पे ही हूँ। हाँ। क्या दिया है? द 5% preference shares of Tufa company have a nominal value of 0.50 per share and an ex-dividend market price of 0.31. Okay. So, You need you हाँ, तो डी अपने actually को दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, दैट इज पीओ। एंड अपने को नॉमिनल वैल्यू दिया है, 5% दिया है नॉमिनल वैल्यू, तो 0.50 इज अ नॉमिनल वैल्यू इंटू 5%। नहीं, 5% इज केपी ना, अपने को ऑलरेडी दिया है आई थिंक। केपी 5% है, तेरे को कैसे पता चला? इधर दिया तो है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टूफा हैव अ नॉमिनल वैल्यू दिया है और एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस दिया है। तो उधर केपी रहता तो है क्या अपने, 5%? आई थिंक सो, एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज पीओ। वो दिया है अपने को हाँ एक्चुअली ये पीओ पॉइंट मेरी थ्री गलती जीरो है। पॉइंट थ्री वन एक डी लगता है अपने को। डी नहीं दिया है ना? नहीं दिया है वही केपी। आई थिंक डी फाइंड करना है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू का तो इसमें अपने को कुछ काम ही नहीं है। मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैसे प्रेफरेंस विच मे वेरी। अच्छा, फिक्स डिविडेंड इज बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस है, तो आई थिंक 0.50 इंटू 5% करेंगे तो डी आएगा अपने को। ओ तो डिवाइडेड बाय डैम, 0.31, 0.88% है क्या आंसर? 8.06। वो चेक करते हैं एक मिनट पर। तेरा ये लिए ना लॉजिक बहुत सही था, रुक जा मैं इसीलिए बेटा ये आंसर का पेज नंबर चेक करना पड़ेगा। 317 कर रहे थे ना, हाँ। एक मिनट ना, हाँ। 8% है क्या केपी? केपी 8% है, राइट? राइट। यस। एक मिनट मुझे बिकॉज जरा अपन लॉजिक फिर से बता। अपन देख, डेप्थ में भी वैसे ही करते हैं अपन, 100 उसका नॉमिनल वैल्यू रहता है डेप्थ का। हाँ। एंड हाउ डू वी फाइंड द इंटरेस्ट? उसका जो कूपन रेट रहता है इनटू नॉमिनल वैल्यू। कूपन सो वी रेट रहता है गेट, इनटू नॉमिनल वैल्यू, सो वी गेट द वो डेप्थ डिविडेंड। में, मैं डेप्थ का बता रही हूँ। हम्म। अपन डेप्थ का जो कूपन रेट रहता है उसको नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को इंटरेस्ट आ जाता है, राइट? हाँ। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द प्रेफरेंस शेयर्स कितना पे करना है। तो इसका नॉमिनल वैल्यू दिया है 0.50 एंड उसका रेट दिया है 5%। तो इफ यू मल्टीप्लाई 5% इंटू 0.50,
अपने को कितना आ रहा है उसका वैल्यू 0.025 समथिंग आता है। 0.50 इंटू 5%, हाँ 0.025 आ रहा है। तो अपने को डी मिल गया। डी डिवाइडेड बाय पीओ। पीओ अपने को दिया है एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, दैट इज 0.31। तो आ रहा है 0.08 इंटू 100 करेंगे तो 8.06% आ गया। For preference shares, dividend is fixed in case of preference shares, and thus it Will is be calculated on paid. the nominal value of the हाँ, share. and thus it will be calculated on the nominal value of the shares. Damn, that was smart. Okay, so dividend is would be nominal value into the rate. So we'll get D as 0.025. नहीं, क्योंकि मैंने जो पीओ था वो मैंने ऊपर का वो एक्स डिविडेंड का ही अज्यूम किया फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर विच वाज प्रीटी रॉन्ग. अच्छा। तो डिविडेंड अपॉन पीओ. केपी इज इक्वल टू 8.06%. नेक्स्ट. सॉरी, अभी के डी borrowing consists of 10 million of loan notes and 3 million of child bank loan. The bank loan is variable interest rate. 7% loan notes have a nominal value of 100. Market price of 102. Interest, annual interest has been paid for loan notes are redeemable 4 years with a time of 5% premium on nominal value. Okay. सबसे पहले तो interest and tax cost. Tax cost is equal to interest minus fee. 7. यहाँ पे अपने को ये नहीं दिया है ना, टैक्स का नहीं दिया है ना कुछ भी। दिया है ना, आई थिंक ऊपर, सबसे ऊपर दिया है शायद. टैक्स रेट इज 30%, ऊपर जाइएगा. 30%, अच्छा ओके ओके। क्वेश्चन टू 0.49 इंटरेस्ट इज KD with the head for which we need two NPVs and thus टू डिस्काउंटिंग रेट्स ना. ऐसा ऐसा ही मतलब बोलते हैं ना, या टू क्या? इंटरेस्ट रेट्स. एनपीवीज फाइंड आउट करने के लिए टू डिस्काउंटिंग रेट्स ये चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं हाँ ना. राइट या राइट। टू यस, इंटरेस्ट रेट्स. नहीं, टू इंटरेस्ट रेट्स नहीं, डिस्काउंटिंग रेट्स। डिस्काउंटिंग रेट्स. इसका क्वेश्चन तो प्रीमियम पे ले रहे हैं. मार्केट प्राइस इज 102.34. इंटरेस्ट लगेगा 0.4 में. अमाउंट इज 105. पास के प्रीमियम पे ले रहे हैं 105.
यहाँ पे डिस्काउंट मेरी बात से थोड़ा मैं लेता हूँ years in 4 years time 3.546 तू कौन से भी ये ले रही है परसेंटेजेस ले रही है 5 and 10. ओके कूल और यहाँ पे 5% का 4 is 0.823 कितना आ रहा है आईआरआर? आईआरआर तो आयर तक पहुंच गई हाँ, अभी के डी निकालना है ना, हाँ तो अभी आईआरआर का आंसर आया है मुझे। मुझे तू निकाल ले, फिर मुझे बता कितना आया है। फिर मैं देखूंगा 15% rate is 2.855 and period is 0.572 अभी आया तू फॉर्मूला नहीं ये सब प्रेजेंट वगैरह नहीं कर रही क्या अरे मैं एक्सेल में नहीं कर रही हूँ। अरे मैं वही सोचा इतना मैंने जल्दी बोल, कैसे हो रहा है मैं मैंने कितनी बोला ना कि मैं एक्सेल में स्टार्ट करती हूँ, और फिर मुझे इतना जान पा रहा है कि मैं इमीडिएटली नोटबुक खोल लेती हूँ। तू तो मैं फिर डर भी गया बहुत फास्ट कर, तू फिर भी एक्सेल में बहुत फास्ट है, क्योंकि तुझे इतना जॉब प्रैक्टिस है एक्सेल पे, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी। जॉब जॉब और मैं तो इतना प्रेजेंटेशन कर भी ना पाऊँ। तू देख रही है क्या मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं खोला मैंने अभी। अच्छा तो 5 मिनट का टाइमर आ गया हाइएस्ट क्या है मेरा 15% इधर है 5% तो ये हो गया अभी एक्चुअली आईआरआर का भी ना फॉर्मूला है बट मैं फिर भी बट वो इसको यूज ऐसे कर ही सकते लिखता कि नहीं? मैं वही ओ मैंने एक तो फॉर्मूला गलत लिखा है ऊपर एक मिनट रुक जा नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ऊपर माइनस आता है एक्चुअली यूज कर सकते हैं भी तो उसको कैसे यूज करना है वो भी शायद एक कुछ तो है ट्रिक है क्योंकि ना तेरे को उस हिसाब से फिर वो प्रेजेंटेशन भी बनाना है ऐसा कुछ तो है मैं देख लूंगा अभी यूट्यूब पे बाद में आई थिंक डायरेक्ट कैश फ्लोज लिख के सिर्फ इक्वल टू आईआरआर करके करना है। हम्म बट फिर ये वाला सम कैसे कैसे होगा लेंगे, लाइक बिकॉज अपने पास इसमें हाँ कैश फ्लोज है ही नहीं। डिवाइड करेंगे डिवाइड मैंने किससे किया भाई क्या किया मैंने डिवाइड एनबीवीएल अपॉन एनबीवीएल हाँ ठीक है फिर एच माइनस एल जिस 10% तो अभी मैं ये प्रेजेंटेशन छोड़ देता हूँ दिस और आई आर आर इज इक्वल टू मेरा आ रहा है प्लीज आई होप इस आंसर से मैच करे मेरा आ रहा है 5% यस, 5.44। हाँ मेरा ऑलमोस्ट 5.35 आता है विच इज ठीक है इक्वली हाँ, गुड चलो थैंक गॉड, इधर तक तो राइट है। हाँ अभी सिर्फ आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी सबका वैल्यूज फाइंड करना है।
एक मिनट हाँ, सबका वैल्यूज फाइंड करना है। रिडीमेबल लोन नोट, हाँ, लोन नोट का कुछ है नहीं ना, वो बैंक लोन का वगैरह, तो फिर ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, अब मैं तो लोन क्या, नोट्स का तो इसमें कुछ कंसिडर करेंगे ही नहीं ना हम, कि करेंगे? नहीं, एक्चुअली कैसा रहता है, कुछ कुछ समझ में ना वो बैंक लोन का भी कुछ तो रहता है, इसलिए मैंने देख रहा था कि बैंक लोन का तो कुछ नहीं है। लोन नोट मतलब वही ना, अभी अपन ने भी वही किया लोन नोट्स का। नहीं नहीं, मैं बैंक लोन का बात कर रही हूँ। हाँ, बैंक लोन का मैं वही बोल बैंक। रहा था, बैंक लोन का कुछ दिया तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, ऐसा खाली इतना ही बोला कि वो स्प्लिट है 3 मिलियन का। द बैंक लोन हैज अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअली वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बोला तो है, बट आई थिंक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, the long term borrowing consists of 10 million of loan notes and a 3 million bank loan. तो 10 million तो पूरा लोन नोट्स ही है। एनुअल इंटरेस्ट इज जस्ट बीइंग पेड इन लोन नोट्स आर रिडीमेबल, ठीक है, ये सब तो कर लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई थिंक सो, जो हमने बोरोइंग का कैलकुलेट किया है वही बैंक लोन के लिए भी यूज होगा। यू थिंक तुझे क्या सो? लगता है? बिकॉज पता बैंक लोन भी हमारा बोरोइंग तो है ही, दैट विल उसका वो हमको कॉस्ट तो उसका भरना ही पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट। बट आई एम नॉट श्योर। नहीं, तो बात तो सही बिकॉज कर रही है मैं। अपने को एक बार सर ने पढ़ाया था कि अगर कोई चीज का वेरिएबल है तो वी कैन टेक जो एग्जिस्टिंग रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो वी कैन यूज दैट हाँ, फॉर नहीं, बैंक लोन्स। प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा नहीं 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 सुनता हूँ सर का। बट अगर ये सर ने जेन्युइनली बोला है, तो फिर शायद केबी को भी 5% लेना पड़ेगा। वरना आई वॉज गोइंग टू आर्ग्यू सेइंग कि अगर कि लाइक बैंक लोन के बारे में कुछ दिया नहीं है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि उन दोनों का जो इंटरेस्ट है ना, रेट्स वो मोस्टली अलग अलग ही होता है। बट अगर कुछ नहीं दिया देख, नहीं अपने है को तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि वी कैन रिफर टू अदर कॉस्ट ऑफ डेट, एग्जाम्पल हम्म, कूपन रेट, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द हाँ, एग्जामिनर। तो बट फिर वील हैव ये टू तो टेक ठीक है। आफ्टर टैक्स वाला कॉस्ट, आफ्टर टैक्स जो अपन ने फाइंड किया वही। वही ना, तो एज हाँ, द इन एज द कॉस्ट टू इन कंपनी इक्वल्स टू कॉस्ट इंटरेस्ट ऑफ, रेट इंटू 1 - टी। तो अपन ने तो के डी 1 - टी वाला ही फाइंड किया ना। हाँ, तो आई थिंक दिस इज द रेट वी हैव टू यूज फॉर बैंक लोन। बैंक लोन वी हैव टू यूज द केडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द बैंक लोन। ठीक ये है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। हाँ, तो ओ इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ना, एक मिनट, मैं भी वही देख रही हूँ। डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू था शायद। दैट इज टू फॉर इररिडीमेबल डेट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डेट एंड लेकिन प्रेफरेंशियल अलग। प्रेफरेंस शेयर्स का तो फॉर्मूला इज डी अपॉन केपी, अपन डेट का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं उस पे? प्रेफरेंस शेयर्स, आई थिंक वो भी अपन को डेट की तरह ही ट्रीट करना है, ऐसा उसके सर ने एक कंसिडर बार करना बताया है था। तो। ए नहीं, बट एक्चुअली जब मैंने आंसर चेक किया तो मतलब बराबर था, 8.06। 06। आंसर तो क्योंकि बराबर यहाँ था। पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस है तो मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, अपन ने इतना सब कुछ फाइंड किया, एक बार सारे के आंसर्स कर लेते हैं चेक। हाँ ठीक है, तो के इज अपना 11.7 आया है, मतलब तेरे को हाँ, तो 12, मेरे को सिक्स भी एट 12, इज 11.7, राइट। बराबर है। देन 8.06, देन इन्होंने फाइंड आउट राइट। किया है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, विच इसका इनको आया है 5.4% अपने को। परफेक्ट। हाँ, उतना ही आया ना, 5.35 बराबर। यस। बैंक लोन के टाइम पे उन्होंने 5.4% ही यूज किया है, बराबर, परफेक्ट हम्म। एज यू सेड। सेम है ना। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये अभी वो पार्ट है वैल्यू जहाँ पे फाइंड। मैं हमेशा गलत जाता हूँ, मैं यहाँ तक ऑलमोस्ट बराबर कर पाता हूँ, यहाँ से मुझे नहीं आता। फिफ्थ इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले वैल्यू फाइंड कर दे एंड देन पुट WACC का फॉर्मूला। ठीक है, अभी एक मिनट ना, मेरे को खाली एक बता, ये जो इन्होंने हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, इतना पाउंड और ये यस। सब लिख के वगैरह, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे शेयर हम्म। कैपिटल दी है।
तो मेरा राइट। शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर का 12,000 है, तो वही मेरा वैल्यू हम्म। हुआ ना। नो, 12 million इज योर वैल्यू। 12 million हम्म। डिवाइडेड बाय, और शेयर प्राइस क्या है, नॉमिनल वैल्यू इज 0.50, तो तेरा नंबर ऑफ शेयर्स आता है 24 million। एक मिनट ना, मेरे को ये सब जरा लिखने दे, क्योंकि मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ। एक्सक्लूडिंग अम, मार्केट प्राइस। तो मैंने बनाए थे यार ये वो। एक बार चेक कर, यही है क्या, एक बार आंसर चेक कर। इक्विटी का वैल्यू इज 16 million 96 समथिंग, ऐसा चेक कर एक बार। हाँ एक मिनट ना, ये सेकंड। 3,96,80, हाँ। परफेक्ट बराबर। परफेक्ट। अब ये जो उन्होंने अपने को वैल्यूज दिए हैं, ये अपने बुक वैल्यूज है बेसिकली, बराबर है। यस। तो मुझे उन्हें मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट के लिए इसमें सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बुक वैल्यू। इन्होंने जो दिए हैं वो मेरे बुक वैल्यू है, तो 12,000, 5,000, 5,000 डिबेंचर, इसका इसका कितना हुआ था, लोन नोट्स का? प्रेफरेंस लोन नोट्स इज 10 million। 10 million, 10,000 पकड़ लेता हूँ अभी यहाँ पे, और बैंक लोन वो 3,000, बराबर है। यस राइट। ठीक है, बैंक लोन है 3,000, यहाँ पे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स इतना, इक्विटी इतना, ये मेरा बुक वैल्यू है। अब मुझे मतलब मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए मार्केट वैल्यू में, मुझे हम्म। इसको मार्केट वैल्यू में करना है ना कन्वर्ट। मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके ओके ओके। ये जो तुझे अमाउंट दिए ना, ये डॉलर्स में है। ठीक है। समझा। ठीक है। ये जो इक्विटी का वैल्यू ना, इन लोग ने बोला है कि इक्विटी का जो अमाउंट है दैट इज 12 million, एंड फॉर योर कैलकुलेशन यू रिक्वायर नंबर ऑफ शेयर्स। ओके अंडरस्टूड। ओके। तो 12 million divided by nominal value, you will get number of shares, and then you have to use number of shares to find out the market value. तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलेंगे इनके वैल्यू से डिवाइड करके, इनका वैल्यू है, अच्छा, तो मुझे नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करना है। जी। तो जब नॉमिनल वैल्यू से you will divide, you will find out the number of shares, and then number of shares into market value, you will हम्म। get your amount for market value। समझा अभी। हाँ। अच्छा, क्लास में जब सर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पे नोट्स शेयर्स वगैरह सब कुछ सामने से दिया हुआ था क्या, एक एक वो सम में, दो सम में से? नहीं, अपने को सब सब में सब समझना, अपन ने कैलकुलेट किया है जो भी ओके क्लास में किया। ओके ओके वैल्यू ओके। सब में कैलकुलेट किया है, WACC के। तो ये मैंने, मुझे जो नीचे नॉमिनल वैल्यू दिया, वो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर दिया है तो बोल रही है। हाँ राइट, यस, पर पर शेयर शेयर दिया है। दिया है। तो ये इस शेयर की एक वैल्यू है, तो मैं 0.5 हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का भी 0.5 है, डिबेंचर का या लोन नोट का, एक मिनट ना, लोन नोट का नॉमिनल वैल्यू 100 है। यस, इट इज ऑलवेज 100। बैंक लोन का कुछ दिया नहीं है, राइट, ओके ठीक है। इट इज ऑलवेज 100, राइट राइट राइट। अब मुझे इनको डिवाइड, अच्छा अच्छा, ये तो मेरा पर शेयर प्राइस या पर यूनिट बोल देता हूँ इसको अभी के लिए। देन यहाँ पे मुझे आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इसको अगर मैं करूँगा डिवाइड इससे, तो 24,000, 10,000 और 100। अच्छा, अब मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है, मार्केट वैल्यू इनटू शेयर्स वाला। यस। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू 7.07 थी शायद ना इसकी तो। मार्केट वैल्यू इज 7.07, राइट। हाँ, इसकी थी, डिफरेंट शेयर्स की थी, एक मिनट मेरे को पीओ चाहिए ना बेसिकली, तो इसका था 0.31।
राइट। ये लोन नोट्स का 100 से डिवाइड किया है तो ऑफ कोर्स 102.34 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो वैल्यू फिर से आ जाए। ओके, ये मेरा मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब ये मेरे नॉमिन नहीं, अब ये मेरे हो गए मार्केट वैल्यूज, दिस इनटू दिस, एंड इसको मैं करूंगा अब मल्टीप्लाई मेरे केई से, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, राइट? राइट। योर नहीं 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 नहीं, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। अपना WACC का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल रहता है इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हाँ इंडिविजुअल हाँ मार्केट हाँ, वैल्यू यू कैन नॉट मल्टीप्लाई। एक मिनट ना, हम्म। एक मिनट मैं ना कुछ तो ट्राई करता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर 3000 है, राइट? ये वाला बैंक लोन, ठीक है। हाँ। अब मैं कुछ तो मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को शायद सही आ सकता है। नो नो, प्रेफरेंस शेयर्स का 8.06, इसका हो गया IRR से 5%, और इसका भी होगा IRR से 5%। अच्छा, मैं इसको मतलब बोलता क्या हूँ पहले तो? इसको हाँ राइट, एक मिनट ना, वैल्यू बोलेंगे, वील वैल्यू। वैल्यू बोल देते हैं, चल ठीक है। इनटू, अब मैं इसका सम ले लेता हूँ। आंसर क्या है? कर रही हूँ मैं कैलकुलेट। हम्म, मेरा ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है ना कैलकुलेटर पे। हाँ राइट राइट राइट। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम से मैं भी इस पे ही करती हूँ। ये तूने मेरे को धोखा पहले ही दिया आज। हाँ आई नो, बट फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। थोड़ा राइट। जल्दी मैं जल्दी ज्वाइन करूंगी ना उस दिन, फिर हम्म, आई डू इट ऑन द एक्सेल। लिखो लो, मार्केट वैल्यू 11.17 आया। आंसर चेक कर लेते हैं। 11.1, कूल, मेरा काफी क्लोज आया आंसर, सही है। क्या? 11.49। 11.19 इज द आंसर, मेरे को आया 11.17। हम्म। देख, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ना डायरेक्टली इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई किया, एंड देन आई गॉट हम्म। दिस। मैंने अंशुल मित्तल के एक वीडियो में ये वाला फंडा देखा था। क्या किया तो तूने? अपने को बेसिकली पूरा मार्केट फॉर्मूला, वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और उसको डिवाइड किया टोटल से। हाँ, कहीं ना कहीं सेम फिगर पे अपन दैट पहुंचते इज हैं। दैट इज 169680 इंटू 12% करके ये वाला जो थर्ड कॉलम है उसका टोटल लेके डायरेक्ट टोटल से डिवाइड किया। थर्ड कॉलम, एक मिनट ना, मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो है ना, इसको मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, राइट? इन दोनों देन, को, हाँ। हाँ, देन मैं तेरे को यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे बताता हूँ, ये देख। अच्छा, डायरेक्टली इसका टोटल डिवाइडेड बाय अपना हाँ वैल्यूज का टोटल। हाँ, एंड ये मैंने अच्छा अंशुल ओके। मित्तल के वीडियो में देखा था, एंड इन्होंने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही किया है। सेम ही किया है एक्चुअली, ऑलमोस्ट भी नहीं, सेम ही किया है। क्योंकि ना, प्रॉब्लम मेरे हम्म। को उससे नहीं है, प्रॉब्लम मेरे को ये है कि मेरे को वो वैक का फॉर्मूला पूरा एक्सेल में लिखना पड़ेगा। दैट इज हम्म। हेल, जब वो छोटा सा ACCM में ऐसा बाजू में आता है, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। तूने FR नहीं दिया ना अब तक? नहीं, इसकी नहीं। छोटा सा आता है फिर एक्सेल, दैट इज वेरी एनोइंग। ओ माय गॉड, मुझे डरा रहा है तो अभी मुझे शिट, मुझे ए, एक्सेल चालू करना।
यूज नहीं है एक्सेल पे ट्राई करके, क्योंकि वहां पे तो अलग ही आता है। Sorry. चलो ये वाला क्या तो हो गया, अभी बाकी दो तो ऑब्वियसली थियरी होगा। क्या है वो theory? Discussing the circumstances under which it is appropriate to use current WACC of 244 in appraising investment project, under which appropriate to use current WACC किस टाइम पे होगा? आई किस थिंक टाइम ये पे जो होगा? अजम्पशंस है वैक के, वो होना चाहिए कि परफेक्ट परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। हम्म। और और क्या था कि आई थिंक जो इन्वेस्टर्स है उनका सब डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब हाँ, अलग अलग। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। हाँ, और हाँ। एक होना चाहिए कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। हम्म। और और मुझे और क्या कंपनीज होता है? रिटर्न्स दे रही है या डिविडेंड्स पे आउट कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, हम्म। ये भी एक असम्पशन था आई गेस। हम्म। 3 मार्क्स का ये था, आई थिंक 3 पॉइंट्स एलैबोरेट करेंगे तो हो जाए। बस चेक कर लेते हैं। The current हाँ। WACC of 244 represents mean return required by companies' investors given the current values of business risk and financial risk faced by the company. The current WACC can be used as a discount rate in appraising an investment project if the company provided that undertaking the investment project does not change the current values of business risk and financial risk faced by the company. The current WACC can ये therefore तो भलता आंसर ही दिया इन लोगों ने। The current WACC can therefore be used at the discount rate in appraising an investment project of 244 in same business area as the current operations. है ना, discount appraising investment operations। तो ना क्वेश्चन क्या था, मेरे को किसे चेक करता हूँ। Discuss the Circumstances circumstances under under which which it is appropriate to use the current WACC of company. so what they are saying is कि while undertaking an investment project, it is better to take into consideration the current levels of business risk and financial risk faced by the company in proportion of the current WACC। हम्म। कि 11% का रिस्क है ऐसा, नहीं 11% का रिटर्न मिल रहा है। ओके। हम्म। हाँ, राइट राइट। The current WACC can therefore be used at the discount rate in appraising an investment project if TOFOCO in the same business area as the same business area as the current operations. For example, an expansion of current business as business risk is likely to be unchanged in these circumstances. Which circumstances? सिस्टमैटिक नहीं, नहीं हम्म। ये सिस्टमैटिक है क्या ये रिस्क? नहीं नहीं, ये अनसिस्टमैटिक है। नहीं। therefore we should discount appraising an investment project in the same business areas as current operations. ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वही करेंगे सिलेक्ट विच इज इन्वॉल्व इन दीज अपने मतलब दिस रिस्क, मतलब इस रिस्क के अंडर ही काम करने के लायक ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे in a way that हम्म। mirrors the current capital structure of the company. हाँ, that mirrors the current capital structure of the company. Okay, so as the financial return is likely to be unchanged, the required return of the company is likely to change if the investment project is large compared to the size of the company. So that is likely to be an appropriate discount rate, providing the investment in small such little to two. WACC, can WACC be used as a uh, uh, discount rate पहले तो? हाँ, it can be used. तो उससे क्या होता है, लाइक रिस्क का पता चलता है कि इतना प्रेजेंट वैल्यू में मिलेगा ऐसा? It is weighted average cost of capital is basically तुम जितना मार्केट से पैसा उठा रहे हो तुमको वो कितने में पड़ रहा है। तो कॉस्ट टू द हम कंपनी। कैसे? हाँ, इट इज बेसिकली द कॉस्ट टू द कंपनी। तो हम जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, सो वी हैव टू सी दैट वो प्रोजेक्ट्स का रिस्क इज नॉट एक्सीडिंग द कॉस्ट। ओके। तो इन लोग वही सब बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, वी हैव टू सी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी सो दैट अपना जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो ज्यादा नहीं हो जाए। तो ओनली देन वी कैन यूज अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको ही इतना इलाबोरेट करके बोला है सिर्फ।
सी ना, तो इधर लास्ट में लिखा है WACC इज लाइकली टू बी एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल इन साइज रिलेटिव टू द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा होगा तो राइट, इट वोंट तो फिट अपना इन, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा एंड कंपनी को नुकसान है, इट रिस्क कैन विल गो इनटू इंक्रीज। लिक्विडेशन ऐसा। राइट राइट राइट। फैक्ट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेरा पढ़ने का ही इशू हो रहा है, वरना सम सॉल्विंग तो हो जाएगा मेरे को लग रहा है। थ्योरी तो नहीं हुआ है, थ्योरी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, बट मैं पढ़ना कब स्टार्ट करूंगा मेरे को वो जानना है। अरे बहुत बोरिंग थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, मतलब एवरी चैप्टर में कम से कम आधा चैप्टर थ्योरी है, सब प्रैक्टिकल हार्डली एनीथिंग। और अभी तक और 4 चैप्टर बाकी है ना। एग्जैक्टली exactly, और फाइनेंशियल 13 और 14 में बहुत ज्यादा थ्योरी है और 15 तो पूरा थ्योरी है। 12 पूरा थ्योरी है, 11 पूरा थ्योरी है, फर्स्ट पूरा थ्योरी है। जो तू डरा रही है। बहुत बहुत, और इतना इतना बोरिंग है ना कि फर्स्ट पेज पढ़ते के साथ में नींद आता है थ्योरी का। मैंने आज चैप्टर 12 ट्राई किया ना पढ़ने का, मुझे मुझे लगा मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाऊंगी, इसलिए फिर मैंने तुझे मैसेज किया मुझे समझ नहीं कि आता मुझे सिर्फ टेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक बता का दे। लैंग्वेज। मुझे टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज जनरली बहुत तो नहीं ये समझ आता। है, बहुत बकवास है। मुझे एग्जाम किट से ना इंटरेस्ट तो आता है पढ़ने में थ्योरी। एग्जाम किट का इज मच बेटर देन व्हाट दे हैव गिवन इन द स्टडी टेक्स्ट। इन द टेक्स्ट बुक। तो तू नोट्स एग्जाम किट से बना रहा है या टेक्स्ट बुक से मैं बना रहा है? एग्जाम किट से ही बना रहा हूँ, और ये देख, ये जो उन्होंने ऐसा ब्लैक में मार्क किया है ना, उसी चीज को सिलेक्ट हम्म। करके पहले तो समझ रहा हूँ, उसको अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। और मेरा हर नोट्स ना 1 या 2 पेजेस तक जा रहे हैं मैक्स। उससे ज़्यादा मैं एक्सटेंड कर भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर ये 3 में से देख 3 तो नहीं मिलेंगे, या अगर 10 मार्क का भी हम्म। आया था, आया ना ये वाला थियरी, तो भी 10 के 10 तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे हम्म। 8 7, इसमें तो कुछ है नहीं। मतलब तू क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा है एंड देन यू आर राइटिंग इट इन योर ओन वर्ड्स ऐसा? हम्म। देख, टेक्स्ट बुक तो मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, या कोई भी नहीं पढ़ सकता 3 महीने में पूरा। नहीं पढ़ सकता ऑब्वियसली। तो मैं एकदम, मेरा यही रहा है स्टार्टिंग से, ऑडिट के टाइम पे भी, एफआर के टाइम पे भी, और टैक्स हम्म। के टाइम पे भी, कि मैं थियोरी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के का ही करता हूँ। टिल नाउ इट इज हम्म। वर्किंग, सो मैं एफएम के लिए भी वैसे ही जा रहा हूँ। लेट्स सी। हम्म। और मैं, और वो एग्जाम किट का जो एमसीक्यूज है ना, मैं वो भी एकदम लास्ट में करता हूँ, लास्ट के 20 दिन 15 दिन में। वो फॉर ए सेक्शन वाला? हाँ, लेकिन बाकी सब लोग उस चीज को पहले करते हैं, कि नहीं, मेरा बट वो इतना एमसीक्यू। छोटा छोटा है, वो पॉइंट नहीं है, मेन पहले बड़ा बड़ा सम्स करो सो यू ऑलरेडी एग्जैक्टली नो द कंसेप्ट, छोटे में इजी होता है। एग्जैक्टली मेरे को छोटे में ऐसा है कि वो जो 60 मार्क का आएगा उसमें से 30 तो शायद मिल सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। हम्म। 60 जैसे 30 मिल जाएंगे, तो बाकी के 20 यहाँ से बस निकालना है वो। हम्म। ये डिस्कस 3 एडवांटेजेस ऑफ टूफोको ऑफ यूजिंग कन्वर्टेबल लोन नोट्स एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। The basic is कि you can convert when the value of loan notes is less to equity shares। वो तो बेसिक एडवांटेज है। हम्म। और लॉन्ग टर्म एडवांटेज अगर कंपनी के हिसाब सॉरी, से देखो कंपनी। तो कंपनी को कैश, हाँ वही कंपनी, इन्वेस्टर नहीं कंपनी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर कंपनी कन्वर्ट करती है तो उसको कैश देने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट उसका इक्विटी भी बढ़ जाता है। We have to compare ना, कि is the cash option better or is the conversion option better, and thus whatever whichever is the lower one we can take in terms अरे of the दैट इज फॉर company। इन्वेस्टर, दैट इज In, नॉट फॉर द कंपनी। अच्छा, ओके। वो इन्वेस्टर तो कैश आउट हाँ। ऑप्शन कब होता है, कब देखेगा तू, जब इन्वेस्टर है, तेरे को अगर कैश आउट में ज्यादा हम्म। मिल रहा है तो तू कैश आउट का प्रेफर करेगा। कंपनी के लिए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कंपनी अगर कन्वर्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम्म। एक बेनिफिट। दूसरा उसका फ्री में वो हो जाएगा, उसको कुछ कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये दो एडवांटेजेस मुझे पता है, एक और एडवांटेज सोचो। It can be converted into equity so that it does not have to compulsorily pay uh, dividend to the preference shareholders। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हाँ। में कन्वर्ट किया तो डिविडेंड हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड का कंपल्शन नहीं रहता है। हम्म। हम्म। वो एक है। राइट। कन्वर्टेबल लोन नोट्स में
एक मेरा एक है कि कन्वर्टेबल लोन नोट्स में वी हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कैश, राइट? नो, बट अच्छा, ऐसा नहीं रहता। अगर कन्वर्ट कर लिया एक बार तो कुछ भी पैसा नहीं देना है, तो हाँ हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा। कि मैं तो वही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ, अगर अपन ने नहीं किया कन्वर्ट, तो हाँ, तो वी फिर हैव टू पे प्रिंसिपल कैश। अमाउंट पे करना पड़ता है, यस। So if the nature of the business conducts कि it is better to convert rather than paying out the cash, or if the company is facing cash problems, then they can convert. तूने कुछ ऐसा बोला था क्या पहले? हाँ, कैश अच्छा, ऑप्शन बोला बोला ना था क्या मैंने कि तूने? कैश पे सॉरी। नहीं करना पड़ेगा कंपनी। तो देख ले अभी। हाँ, देख लेते ना। अब आई होप 5 है। हमने जो बोला थोड़ा। 5 है। कन्वर्जन बट rather than अपन ने तीन redemption। पॉइंट कवर किया। हाँ, कन्वर्जन rather than redemption। चलो, ये एक फिर भी आता है, ये पढ़ते हैं पहले, लेकिन पहले हेड पर मुझे लोअर इंटरेस्ट रेट, डेट ये भी बोला कैपेसिटी। अपन ने। हाँ, then debt capacity attractive to अट्रैक्टिव टू investors। इन्वेस्टर्स भी बोला, क्योंकि इक्विटी आ जाता है। facilitates planning। ये जो अपन ने जितने भी बोले, अपन ने उनके लैंग्वेज में तो नहीं बोले, बट पढ़ लेते हैं अरे एक सी ना, बार। हाइलाइटेड देख, हाइलाइटेड बोला अपन ने फर्स्ट वाला। हाँ ना। विल नॉट नीड टू फाइंड कैश नीडेड टू रिडीम द लोन नोट्स, ये पॉइंट बोला अपन ने। बराबर। तो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो डिक्रीजिंग द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द इशूइंग कंपनी। हम्म, क्योंकि लोन पे अपने को डेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर डेट ही खत्म हो गया तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ये भी बोला अपन ने। राइट। और एक डेट। अपन ने बोला था अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, अपन ने बोला था इशू कन्वर्टेबल लोन नोट्स रेज टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस इवन व्हेन इन्वेस्टर्स माइट नॉट बी अट्रैक्टेड टू इशू और ऑर्डिनरी लोन। अच्छा, ये नहीं बोला हमने, बट डेट फर्स्ट टू कैपेसिटी। पॉइंट्स तो एग्जैक्ट बोले। डेट कैपेसिटी क्या? इफ को issued convertible loan notes in gearing and financial risk will increase and its debt capacity will decrease। डेट हाँ, कैपेसिटी विल डिक्रीज, मतलब बस डेट कम हो रहा है ऐसा बोल रहा है ना वो। यस यस। When conversion occurs, its gearing and financial risk will decrease। डिक्रीज एंड नेट कैपेसिटी विल इंक्रीज। Gearing and financial risk will decrease। gearing कैसे डिक्रीज होता है? देख, अगर ये तेरे पास फॉर्मूला 5 लाख पढ़ना रुपीस का कन्वर्टेबल लोन नोट्स है, पड़ेगा। इसका मतलब तेरा 5 लाख रुपए का उधारी है फ्रॉम द पब्लिक, हम्म। राइट? अगर वही 5 लाख तेरे इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो हम्म। पब्लिक का तो कुछ उधारी रहा ही नहीं। बराबर। तो जो मेरे 5 लाख रुपए का डेट था वो खत्म हो गया, और अब हम्म। मेरे पास 5 लाख रुपए और डेट लेने की जगह है, क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग डेट था वो खत्म हो गया। इसीलिए इन लोग ने बोला है कि डेट कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड गियरिंग डिक्रीजेस, क्योंकि अपना डेट जो था वो खत्म हो गया एंड 5 लाख रुपए का और डेट की जगह बन गई। नाइस। नाइस नाइस। कहाँ का डेट कैपेसिटी इंक्रीजेस? कहाँ पे लिखा है ये डेट कैपेसिटी ये इंक्रीजेस? देख, डार्क में लिखा है, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में, वो डार्क वाला पार्ट। No, there will be further increase in debt capacity। नाइस। नाइस। ये बहुत सही लाइन था। परफेक्ट। मैं बाद में लिखूंगा। और ये हम्म। अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, so who may be able to issue convertible loans to raise long-term finance, even when investors might not be attracted by the issue of ordinary loan notes because of the attraction of the option to convert into ordinary shares in the future। हम्म। हाँ, वो तो इन्वेस्टर जो अपन मतलब इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए जाएंगे, उस टाइम हम्म। पे एक ये आता है, वो बोल रहा है ना कि सेंस ऑफ बिलीफ आता है, वही बोल रहा है ना? हाँ, कि मतलब मेरे पास अगर फ्यूचर में जाके कंपनी का ओनर बनने का चांस है तो व्हाई नॉट, इट इज लाइक दैट। हम्म। Facilitates planning। It has been suggested that an issue of fixed interest debt, such as convertible loan notes, can be attractive to the company as the fixed nature of future interest payments facilitates financial planning. It is suggested that an issue of fixed interest debt, convertible loan notes, can be attractive to a company as the fixed nature of future interest payments
आई थिंक इसका मतलब है कि अप टू द टाइम ऑफ कन्वर्जन वी नो कि हमको कितना इंटरेस्ट पे करना है और डिबेंचर होल्डर्स को। नो, आई थिंक दे मीन कि इंटरेस्ट जो है ना वो एज अ ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, डिडक्शन मिल जाएगा टैक्स के टाइम पे, टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे बोला फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हमने किया था राइट। टैक्स में, अच्छा। कंपनी ये करती है। टेक्निकल फैसिलिटीज फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके ओके। राइट। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। यस। ठीक है, श्योर। ओके। यस, बाय कल बाय। का मैं बताती हाँ, हूँ यस यस, श्योर व्हाट श्योर। टाइम। ओके। यस यस, चल, बाय बाय। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।